हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी बेस तरीके से चल रहा होगा। तो गाइस, आज हम लोग पैरा मेडिकल का एक इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन होने वाले हैं आपका पैरा मेडिकल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2018 का साइंस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन होने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। सभी जो है राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा अभिनेता जो है, हाइलाइटर को आज हम चेंज कर लेते हैं, रेड कलर के ले लेते हैं। कौन सा अभिनेता जो है स्वचालित वाहनों में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाइलाइटर करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। कौन सामान्यता जो है स्वचालित वाहनों में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। क्या होगा राइट आंसर। सबसे पहले जो है इसका नाम लिख देते हैं। ऑप्शन ए में है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, एक इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, और ऑप्शन बी में है आपका एथेनॉल। ठीक है, और ऑप्शन सी में है आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, और ऑप्शन डी में है आपका ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या होगा राइट आंसर। कौन सा बना था स्वचालित वाहनों में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, एथिलीन ग्लाइकोल का जो प्रयोग किया जाता है एस्टर बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो किया जाता है किस रूप में किया जाता है, एस्टर बनाने में। ठीक, और ऑप्शन बी में जो है एथेनॉल, इसका प्रयोग जो है किया जाता है पेट्रोल में मिला करके ईंधन के रूप में किया जाता है, शीतलक के रूप में ईंधन के रूप में किया जाता है। यहाँ लिख देते हैं पेट्रोल में मिलाकर। और ग्लिसरॉल का तो आप लोग जानते ही होंगे, और ब्यूटेन 2 प्रोपेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ये फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया है एक ठो। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला किसका मात्रक है। ये टेस्ला जो है किसका मात्रक है। ऑप्शन ए में है चुंबकीय फलकस, ऑप्शन बी में है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ऑप्शन सी में है चुंबकीय इंडक्स, ऑप्शन डी में है चुंबकीय आघूर्ण। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, टेस्ला जो मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है चुंबकीय फलकस। चुंबकीय फलकस जो है किसका मात्रक, चुंबकीय फलकस का मात्रक होता है वेबर। ठीक है, याद रखिएगा, चुंबकीय फलकस का मात्रक होता है वेबर। और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बायोलॉजी से, राइट आंसर दें। क्वेश्चन क्या है, गृह मक्खी के कुल नाम है। यानी गृह मक्खी यानी कि घर मक्खी, यानी घर में जो मक्खी होती है उसका कुल नाम क्या होता है। ऑप्शन ए में है कैनिडी, ऑप्शन बी में है पोएसी, ऑप्शन सी में है लेमिएसी, ऑप्शन डी में है मस्किडी। क्या होगा राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मस्किडी। ठीक है, मस्किडी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। गृह मक्खी का कुल नाम क्या है, कुल का नाम होता है मस्किडी। ठीक है, और ये जो ऑप्शन बी में है आपका पोएसी, ये पोएसी याद रखिएगा, धान, मक्का, गेहूं एवं कुछ घास भी इसमें आते हैं का कुल नाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ऑप्शन सी में है
लेमिएसी। लेमिएसी किसका जो है कुल नाम होता है? ये होता है तुलसी, ठीक है, तुलसी का, पुदीना का, इस प्रकार के पौधे का जो है। अजवाइन का नाम सुने होंगे, अजवाइन, अजवाइन का भी होता है। इस सभी का जो है कुल का नाम अगर पूछे तो लेमिएसी होगा, ठीक है। धान, मक्का, गेहूं, घास, इस सब का पूछेगा तो पोएसी होगा। अगर मक्खी का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? मस्किटी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेप्सिन किसका जल अपघटन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेप्सिन किसका जो है जल अपघटन करता, जल विघटन करता है या अपघटन करता है? ऑप्शन ए में है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है वसा, ऑप्शन सी में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी में न्यूक्लिक अम्ल। क्या होगा राइट आंसर? पेप्सिन किसका जो है विघटन करता है? सबसे याद रखिएगा, तो ये पेप्सिन नामक जो है एंजाइम निकलता है वो आमाशय से निकलता है, ठीक है। ये एंजाइम निकलता है आमाशय से, ठीक है। और ये जो है प्रोटीन पे क्रिया करके, ठीक है, ये पेप्सिन जो है प्रोटीन पे क्रिया करके इसको पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिएगा, ये किस में बदल देता है? पेप्टोन में, ठीक है। पेप्सिन जो है प्रोटॉन पे क्रिया करके पेप्टोन में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन बी में है वसा। आप लोगों को पता होगा वसा का पाचन जो होता है एमाइलेज तथा वसा अम्ल गैस्ट्रिक जूस द्वारा होता है। दो तरीके से होता है इसका पाचन, एमाइलेज तथा गैस्ट्रिक जूस के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है टाइलिन के कारण। टाइलिन नामक जो एंजाइम पाया जाता है हमारे लार में, उससे होता है, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल का जो पाचन होता है न्यूक्लिएज नामक एंजाइम के द्वारा होता है। न्यूक्लियनेज नामक एंजाइम के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का विखंडन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, प्रोटीन, ठीक है। पेप्सिन जो है प्रोटीन पे क्रिया करके इसको किस में बदल देता है? पेप्टोन में। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पक्षियों का उदय किस महाकल्प में हुआ? प्रथम पक्षियों का उदय जो हुआ था किस महाकल्प में हुआ था? आपको पता होगा कि महाकल्प जो है 5 प्रकार के होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है न्यूटन जीवी, ऑप्शन बी में है मध्यजीवी, ऑप्शन सी में है पुराजीवी, ऑप्शन डी में है पूर्व कैम्ब्रियन। क्या होगा राइट आंसर? मक्खियों का जो है उदय किस महाकल्प में हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पुराजीवी महाकल्प में हुआ था। ऑप्शन ए में है नूतन जीवी। नूतन जीवी में जो है किसका विकास हुआ था? स्तनधारी प्राणियों का हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, स्तनधारी प्राणी का। स्तनधारी प्राणी का जो विकास हुआ था नूतन जीवी में हुआ था। ऑप्शन बी में है मध्यजीवी। इसमें किसका विकास हुआ था? मध्यजीवी में ये सरीसृप प्राणी का विकास हुआ था, ठीक। सरीसृप प्राणी का विकास जो हुआ था मध्यजीवी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपको पता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस युग्म का उदासीनीकरण ऊष्मा न्यूनतम होगी? किस युग्म में उदासीनीकरण की ऊष्मा जो है सबसे न्यूनतम होगी? ये केमिकल नेम आपको दिया गया है, HNO3, NaOH, HCl, NaOH, CH3COOH, NaOH। ऑप्शन डी में है NaOH, NH4OH और CH3COOH। क्या होगा राइट आंसर? किसमें जो उदासीनीकरण ऊष्मा जो है सबसे कम होगा? ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये किस पास्ट का क्वेश्चन है? ऊष्मागतिकी नामक एक चैप्टर है 11th में,
उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक गैसीय अभिक्रिया के लिए दर जो दिया गया है K/AB, अगर अभिक्रिया का पात्र 4 गुना घटा दिया जाए तो नया दर क्या हो जाएगा? इसमें नया दर क्या होगा? तो याद रखिएगा, अभिक्रिया के दर घटाने के कारण जो है इसका जो है 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव में वक्षीय केसुरकी होते हैं। मानव में वक्षीय केसुरकी होते हैं, यानी कि मानव के वक्ष गुहा में कितने जो है स्केलेटन पाए जाते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 12 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिक्रियाओं N2 प्लस H3H2 प्रोडक्ट बाय 2NH3 और हाफ N2 प्लस 3/2 H2 प्रोडक्ट बाय NH3 के लिए समय स्थिरांक K1 और K2 कौन कौन सही है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है आपका MCQ क्लास है, नहीं तो इसका सोल्यूशन भी हम बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसकी एक मेसो संरचना है? निम्नलिखित में किसकी एक मेसो संरचना है? ऑप्शन ए में है टार्टिक अम्ल, ऑप्शन बी में है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी में है प्रोपेनिक अम्ल, ऑप्शन डी में है ब्यूटेनॉल। क्या होगा राइट आंसर? किसकी संरचना एक मीसो की जैसी होती है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किनका शरीर कैल्शियम कवच से ढका रहता है? यानी आपके पास जो है 4 संघ दिए गए हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, सरीसृप। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मोलस्का, ठीक है। मोलस्का संघ में जितने भी जीव आते हैं उसका शरीर जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बने कवच से ढका रहता है। इसका उदाहरण देखते हैं, आपको पता होगा इसका उदाहरण जो होगा घोंघा, सीप, मछली, ठीक है। ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस में गैलेक्टोज होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस में गैलेक्टोज पाया जाता है? स्टार्च में, या फिर जो सुक्रोज में, अगार में, मल्टोज में। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सुक्रोज में जो है क्या पाया जाता है? गैलेक्टोज पाया जाता है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है? मंड होता है, आपको पता होगा। अगार समुद्री घास है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लार किस परिवर्तन का उत्प्रेरण करती है? लार जो है किसका उत्प्रेरण करता है? ऑप्शन ए में सुक्रोज का जो है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में, ऑप्शन बी में है स्टार्च का मल्टोज में, वसा का वासीय अम्ल में, मल्टोज का ग्लूकोज में। क्या होगा राइट आंसर? आपको पता होगा, लार जो है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में याद रखिएगा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। और ये जो है स्टार्च को किस में बदल देता है? मल्टोज में बदल देता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्टार्च को मल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है, स्टार्च को मल्टोज में बदला जाता है, और ये लार में पाया जाता है, ठीक है। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, वसा जो है, वसा अम्ल में कौन बदलता है? लाइपेज, और भी होता है गैस्ट्रिक जूस। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर पता होगा। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है डिनाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है, यानी डिनाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम। क्या होगा राइट आंसर? डिनाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम के कारण जो होता है डिनाइट्रीकरण होता है। बाकी बात जो है ये नाइट्रोमोनास जो होता है ये नाइट्रोजन अस्थीकरण कारक होते हैं, नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं नाइट्रोजन अस्थीकारक होते हैं, स्यूडोमोनास जो होता है नाइट्री अस्थीकारक होते हैं, लेकिन जो है क्लोस्ट्रिडियम ये डिनाइट्रीकरण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन एक कवक नहीं है? आपको बताना है कि कौन एक कवक नहीं है। ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडियम, नोटस्टॉक, म्यूकर, एगेरिकस। क्या होगा राइट आंसर? आपको पता होगा कि प्लाज्मोडियम जो है एक कवक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। फिर ये है क्या? ये प्रोटोजोआ है, याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है, जो मलेरिया परजीवी है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विलियन बनाने में कणों का आकार क्या राइट होगा, यानी कि विलियन बनाने के लिए कणों का आकार होना चाहिए, कितना होना चाहिए? विलियनों को बनाने में विलियनों का कण का आकार कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 नैनोमीटर। ठीक है, 100 नैनोमीटर की आवश्यकता होती है। अगर इसी को हम नैनोमीटर को सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ये वास्तविक कणों का आकार होता है विलियन बनाने के लिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इम्पोर्टेंट नोटिस आपके लिए कि आज से लगातार जो है आप लोगों का जो है पैरामेडिकल का MCQ ही होंगे। तो चलिए करते हैं आज के सेशन को द एंड।